हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सीपी यादव क्लासेस गाइस। तो बहुत ही प्यारी क्लास आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आज हम दिसंबर 2024 में जो एग्जाम हुआ था उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उसके तीसरे पार्ट पर डिस्कस करेंगे। हमने पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 2010 से लेकर 20 तक डिस्कस कर लिया है। और आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी पूरी टीम है, इसके बारे में आप ऑलरेडी परिचित हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ यादव सर है, और कविता मैम है, काजल मैम है, और ये यहाँ पे मेरे बारे में दिया गया है। तो आप इन सब चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं। और जून 2025 के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए बैच चल रहे हैं। ये दिए गए नंबर पे और ईमेल पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा होली का वीक चल रहा है, होली का सप्ताह चल रहा है। तो आपको होली के लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएं। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ये जितने भी, यूट्यूब, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगे। काफ़ी ज़्यादा ये आपको मदद करने वाले हैं, इस वजह से इन सभी को आप रेगुलर विजिट करते रहिए। यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले हम अपनी वीडियो पे पहुंचे, एक बार आप हमारे लेटेस्ट ऑफर पे नज़र डाल दीजिए। ठीक है। अभी जो होली का वीक चल रहा है, होली का सप्ताह चल रहा है, तो इस दौरान हम अपने सभी कोर्सेज पे 15% का भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर आप अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये बेहतरीन अवसर है आपके लिए। 11 से 15 मार्च के बीच आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के जो भी कोर्स हैं यहाँ पे, उन सब पे आपको 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कोड आपको यूज करना है VK015। ठीक है। तो इस कोड के माध्यम से आप इस जो है बेहतरीन ह्यूज डिस्काउंट यानी कि बड़े ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अब हम सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 21 से 30 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर के 21 तक, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो उसके आगे के पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप आपने वो दोनों वीडियो देख ली होंगी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो आप देख लें, ताकि आपका पूरा पेपर जो है धीरे धीरे कवर होता जाए। ठीक है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन हम लेते हैं, और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि वर्तमान में यानी कि अभी सोशल वर्क यूजीसी नेट एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या इसमें नई चीजें आ रही हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें किस प्रकार के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ सकते हैं आप। करंट अफेयर्स का क्या रोल होता है, ये सभी चीजें आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, और पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि युवाओं के लिए कौन सी योजनाएं कार्यक्रम, एक नई जो अम्ब्रेला स्कीम थी, नई छत्र योजना, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम में विलय किए गए हैं। तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम में जो है, इसके अंतर्गत टोटल 7 उप योजनाएं हैं, और इसी में से एक ऐसी है जो इनमें नहीं आती है। ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पहला है राष्ट्रीय सेवा योजना, फिर राष्ट्रीय युवा कोड, और फिर युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम। ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें जो सबसे पहला यहाँ पर बताया गया है NSS। ठीक है। अगर हम NSS को देखेंगे तो जो है वो इसमें नहीं आता है, राष्ट्रीय सेवा योजना इसमें नहीं आती है। तो ए जो है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि ए नहीं होगा। और ए नहीं होगा तो यहाँ हम देखते हैं कि ए पहले में भी है। ठीक है। ए यहाँ पे दूसरे में भी है, ए यहाँ पे फोर्थ में भी है, और यहाँ पे ये जो ऑप्शन 3 है यहाँ पर ए नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पता है और थोड़ा आप ध्यान से एक प्रश्न को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिकेट मिल जाता है, कहीं ना कहीं संकेत मिल जाता है। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना को जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो मंजूरी दी गई थी उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहा। युवाओं के व्यक्तित्व एवं विकास के लिए उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में शामिल करने के उद्देश्य से इस स्कीम को आगे बढ़ाया गया। 15वें वित्त आयोग में जो है
2021-22 से 2025-26 तक के लिए इसमें 2710 करोड़ का रुपए का प्रव्यय किया गया है इस योजना के लिए। ठीक है। इस योजना का जो उद्देश्य है, वो जितने भी युवा व्यक्ति हैं, जो हमारी राष्ट्रीय युवा नीति है, राष्ट्रीय युवा नीति का भाई 2014 में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इसमें परिभाषा के अनुसार जो 15 से 29 वर्ष के बीच के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें युवा माना जाता है। ठीक है। तो इसमें जो इस एज वर्ग के लोग हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रावधान है। कार्यक्रमों के जो है कार्यक्रम शुरू करने का और अन्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रावधान है। इसके अलावा इसके जो मुख्य लाभार्थी हैं वो 10 से 19 वर्ष की आयु के जो लाभार्थी होंगे, वर्ग के लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ से आया गया है। ठीक है। तो 7 उप योजनाएं यहाँ पर हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय युवा कोर, युवा और विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो ये आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, युवा छात्र छात्रावास, तो यहीं से ये प्रश्न पूछा गया था। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नोटिस करेंगे ये तो जो है फरवरी 2024 में ये टॉपिक ट्रेंड में था, यानी कि न्यूज में था। ठीक है। तो इस प्रकार जो ये योजना है, इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना और उसके व्यक्तित्व विकास में सहायता करना। ठीक है। किशोरों का विकास, सशक्तिकरण, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट और है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, प्रश्न पूछा जा सकता है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जो है इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किया है। और पहली राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन 2018-19 में किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन कब किया गया। इस वजह से जो है ये इम्पोर्टेंट है और इस वजह से आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो बुक्स से है। और बुक्स के क्रम में हम देखेंगे यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं और जो है लेखक दिए गए हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, आपको मैच करना है। और जब हम मैच करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है ये सेकंड के साथ मैच होगा, और ऑप्शन नंबर जो ए है ये फोर्थ के साथ मैच होगा। ठीक है। तो हम देखेंगे ए फोर्थ और सी सेकंड, यानी कि अभी तक अगर हम देख पा रहे हैं तो अभी ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन को हमें थोड़ा एलिमिनेशन मेथड से, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आपको दो भी पता है तो आप में जो ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन में आपको संकेत मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा, तो वहां से भी जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित योजनाओं को उनके शुरू होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो शुरू होने के क्रम में हम देखते हैं कि सबसे पहली पोषण योजना है, पोषण अभियान है, ये 2018 का है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है। ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो अन्य योजनाएं हैं वो कब आई, और जब हम इनके वर्ष को पता कर लेंगे तो हमें क्रम से लगाना आसान हो जाएगा। जैसे उन्नत भारत अभियान 2014 का है और निर्मल भारत अभियान 2012 का है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इसमें आएगा सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान किस नंबर पे है, तो सर्व शिक्षा अभियान जो है बी से शुरुआत होगा और ए लास्ट में होगा। तो जहां पर ये ऑप्शन है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। बी से शुरुआत होगा, ए लास्ट में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा पढ़ने की भी जरूरत है। अगर आपको डेट्स याद नहीं होंगी तब भी आप इस चीज को नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमने इन सिस्टम के बारे में थोड़ा दे रखा है, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और अगले क्वेश्चन के अंतर्गत जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है अब तक का, इसमें हम देखेंगे कि थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पर उत्तरार्ध जीवन की उम्र बढ़ना किस संचय से आकार लेता है, यानी कि एक प्रकार से ये एजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जीवन की घटनाएं, एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है। जीवन की घटनाएं और जीवन स्तर खराब होना नहीं, इसका उम्र बढ़ने से कोई संबंध नहीं है। खराबी, मृत्यु की निकटता। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मृत्यु की निकटता भी, तो जीवन बढ़ेगा तो फाइनली मृत्यु तो सबकी होनी है। ठीक है। तो जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंचता जाएगा। तो एक हिसाब से हम विभिन्न कॉन्सेप्ट से, कॉमन सेंस के माध्यम से क्वेश्चन को कर सकते थे।
कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक काफी ज्यादा रिपीट हो चुका है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं एरिक एरिक्सन ने जो है मानव विकास के जो 8 स्टेज बताए हैं उसमें से यहाँ पे 4 स्टेज दिए गए थे, आपको मैच करना था। ठीक है, तो पहला यानी कि जो पहला स्टेज है जिसमें हम मौखिक की बात करते हैं 0 से 18 महीने की, तो ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का होता है, यानी कि विश्वास और अविश्वास का होता है, यानी कि एक ही साथ जो है 4 का पेयर होगा। और यहाँ पर केवल और केवल एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जहाँ पर एक के साथ 4 का पेयर है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें, अगर हमने शुरुआत के 2 4 भी याद कर लिए हैं, अंतिम के 1 2 याद कर लिए हैं, और इस प्रकार के ऑप्शन अगर मिल जा रहे हैं तो क्वेश्चन आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एरे करेक्शन का जो ये मॉडल है मनो सामाजिक विकास, इसको हमने यहाँ पर डिटेल से कवर किया है। टोटल 8 चरणों को यहाँ पर इन्होंने बताया है इसके अंतर्गत, जिसमें इसके माध्यम से किसी व्यक्ति का मानसिक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, और इन चरणों के अंतर्गत जो पहला चरण है उस चरण को हम देख लेते हैं। इन 8 चरणों में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला चरण जो है 0 से 18 महीने तक माना जाता है, कहीं कहीं 1 वर्ष ही बताया गया है। इसमें ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का डेवलपमेंट होता है, विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, अगर यहाँ पर जो भी शिशु शिशु है, ठीक है, जो बच्चा है, उसकी उम्मीद जो वो चाहता है वो चीजें अगर उसके अनुसार हो रही है तो उसमें एक होप डेवलप होता है, सुरक्षा और भरोसे की भावना विकसित होती है। अगर वैसा नहीं होता है तो अविश्वास की भावना विकसित होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो अगले स्टेज है, इन सभी स्टेज में कोई ना कोई एक गुण विकसित होता है अगर उसकी गतिविधियों को फुलफिल किया जाता है बच्चों की। अगर वैसा नहीं किया जाता है तो कोई ना कोई एक मिसट्रस्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर 8 स्टेज बताए गए हैं। अगर इसमें से आपने 2 3 शुरुआत के 2 3 लास्ट के भी याद कर लिया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि अगर आप सारे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 समान भारित आयामों के मूल क्या हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर 3 मूल हैं। ठीक है, और इस इंडेक्स के बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे इसको डिटेल से, क्योंकि इस इंडेक्स से संबंधित प्रश्न लास्ट बार भी आया था और वहां पर ये पूछा गया था, ये इंडेक्स जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे एमपीआई भी बोलते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये गरीबी को केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि कई आयामों के आधार पर मापता है। और ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन विकसित करता है, कब विकसित किया जा रहा है, कब से विकसित किया जा रहा है, इसके मापक क्या हैं। ठीक है, तो 3 मापक यहाँ पे जो मुख्य तौर पर है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। आपको ये तीनों याद रखना है क्योंकि अभी आप प्रश्न देख रहे हैं यही तीनों पूछे गए हैं। ठीक है, स्वास्थ्य में क्या होगा, स्वास्थ्य में बाल मृत्यु दर, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, ये सब चीजों की बात की जाती है। शिक्षा में स्कूली शिक्षा, उपस्थिति, साक्षरता, इन सब चीजों की बात की जाती है। और जीवन स्तर में आवास, भोजन, ईंधन, पेयजल, संपत्ति का स्वामित्व, ये सब चीजों की बात की जाती है। अगला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में ये आता रहता है कि समानुभूति। ठीक है, यानी कि इम्पैथी का क्या अर्थ है। 2 शब्द होते हैं, एक होता है सिंपैथी, एक होता है इम्पैथी। यहाँ पर इम्पैथी के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लाइंट की नैदानिक समझ यानी कि डायग्नोस्टिक समझ, क्लाइंट का मूल्यांकन करना, क्लाइंट के साथ एक समझ विकसित करना, और क्लाइंट के मौखिक चेहरे के हाव भाव से संबंधित है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है क्लाइंट के साथ एक समझ विकसित करना, ये यहाँ पर सही है। क्या होता है इम्पैथी और क्या होती है सिंपैथी, इन दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे ताकि अगली बार अगर यहाँ से प्रश्न आए तो आप आराम से कर सकें। सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पैथी क्या है, जिसे हम समान अनुभूति कहते हैं। तो सामाजिक कार्य व्यवहार में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर किसी व्यक्ति की भावनाओं, परिस्थितियों और दृष्टिकोण को समझना और महसूस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बिना अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को उसमें जो है मिलाए, यानी कि हमें जजमेंटल नहीं होना होता है इसमें। ठीक है, हमें उसके हिसाब से, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके हिसाब से, उसके दृष्टिकोण के हिसाब से चीजों को देखना होता है।
ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण तत्व हैं समान अनुभूति के, उसमें संवेदनशीलता है, सक्रिय श्रवण है, परिप्रेक्ष्य ग्रहण है, न्यायिक रवैया है यानी कि गैर न्यायिक रवैया है। ठीक है, यहाँ पे हमें जजमेंटल नहीं होना है, नॉन जजमेंटल होना है। ठीक है, क्योंकि सामने वाला किस सिचुएशन में है हमें उसको समझना है, उसे यहाँ पे क्या करना है, ज्यादा मोटिवेशन नहीं देना है। तो समान अनुभूति और सहानुभूति में अंतर होता है, उसे समझ लेते हैं। इम्पैथी के लिए समान अनुभूति और सिंपैथी के लिए सहानुभूति शब्द का प्रयोग किया जाता है। समान अनुभूति यानी इम्पैथी व्यक्ति की भावनाओं को समझने और उनके दृष्टिकोण से स्थिति को देखना, यानी कि जिस दृष्टिकोण से व्यक्ति जिस समस्या में है उसको उसी दृष्टिकोण से समझना। लेकिन सहानुभूति थोड़ा इससे छोटा लेवल है, या हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है। व्यक्ति के प्रति करुणा या दया महसूस करना, लेकिन उसकी भावनाओं को गहराई से न समझना, यानी कि ऊपरी स्तर पर ठीक है व्यक्ति के साथ लगाव और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति के दृष्टिकोण के हिसाब से, उसकी भावनाओं, उसकी स्थिति के हिसाब से चीजों को समझने का प्रयास किया जाता है। यानी कि सिंपैथी जो है, इम्पैथी जो इम्पैथी है वो सिंपैथी की तुलना में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या फायदे होते हैं इसके? तो अगर हम समान अनुभूति यानी कि इम्पैथी का पालन करते हैं तो एक भरोसेमंद संबंध विकसित होता है। ठीक है, समस्याओं का प्रभावी समाधान खोजने में सहायता मिलती है और आत्म स्वीकृति की ओर जो है क्लाइंट प्रेरित होता है। तो इस प्रकार जो ये समान अनुभूति है यानी कि इम्पैथी है, ये एक आवश्यक कौशल है समाज कार्य में, जो प्रभावी परामर्श और हस्तक्षेप में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एजेंसी से, कुछ एजेंसी यहाँ पर दी गई हैं और आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, UNHCR, UNOPS, UNIDIR, UNRWA। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने डिटेल से नीचे अच्छे से कवर किया है, तो भी आप यहाँ पे मैच करिए। और जब आप मैच करने के क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक चीज जो है, दो चीजें हैं, फिलिस्तीन शरणार्थी और शरणार्थी। तो इसमें जो UNHCR है ये रिफ्यूजी से रिलेटेड है, यानी कि शरणार्थी से रिलेटेड है। यानी कि हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो 4 के साथ पेयर होगा। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो 4 के साथ पेयर होते हैं। फिर हम देखेंगे कि UNRWA फिलिस्तीनी शरणार्थी के साथ क्या होगा, पेयर होगा, यानी कि डी के साथ तीसरा पेयर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हम एक एक करके इन चारों एजेंसियों के बारे में समझ लेते हैं। इसमें जो UNRW ये है, ये जो है रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, किसके लिए, फिलिस्तीन रेफ्यूजी के लिए। 1949 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद जो अगली एजेंसी है वो है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च। ठीक है, तो ये जो एजेंसी है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजेंसी है, किसके लिए काम करती है, तो निरसस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र में ये एजेंसी काम करती है। 1980 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस। ठीक है, ये जो है सतत विकास और शांति निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत है। 1973 में इसकी स्थापना हुई है और 1994 में ये स्वतंत्र एजेंसी बना। इसके बाद जो हमारा UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, तो ये पहले ही पूछा जा चुका है और इसकी स्थापना कब होती है, 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ग्राउंडेड थ्योरी से संबंधित है और ग्राउंडेड थ्योरी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इसके क्रम को हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कोई भी जो थ्योरी होती है, रिसर्च से रिलेटेड जो भी होती है, उसमें अगर हम देखते हैं कि अनुसंधान प्रश्न ऑप्शन है, तो सबसे पहले जो है ये डिपेंड करता है कि संदर्भ पूछा गया। हालांकि कई बार हम देखते हैं 70% से अधिक केसों में जो प्रश्न होता है वो पहले आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुसंधान प्रश्न क्या होगा, पहले आएगा। ऑप्शन पे हम अगर नजर मारेंगे तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे जितने ही ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन में ए जो है पहले है, यानी कि अनुसंधान प्रश्न जो है पहले आएगा ही आएगा। इसके बाद अगर आपने अनुसंधान प्रश्न डिसाइड कर लिया है तो आप उससे संबंधित डेटा संग्रह करेंगे। तो यहाँ पर ए के बाद ई आएगा। ठीक है, जब आप डेटा संग्रह कर लेंगे तो उसकी कोडिंग करेंगे, यानी कि बी आएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राउंडेड थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में आती रहती है, तो इसके जो ये स्टेप है इन्हें आपको समझ लेना है अच्छे से। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन भी है, और इसी तरह की महत्वपूर्ण PDF वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल और बिल्कुल और अच्छे स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी। PYQ, MCQ, समरी नोट्स
ठीक है। कंपाइल पीडीएफ और कंपाइल पीडीएफ के अलावा जो है शार्ट रिवीजन नोट्स, ये सब चीज़ें, लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका एक्सप्लेनेशन सहित चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है। सभी जो है यूनिट के नोट्स आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे, अपडेटेड नोट्स। तो ये सारी विशेषताएं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन जो है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और यहाँ पर जो एक्ट दिए गए हैं, इस तरह की एक्ट की पीडीएफ आपको पेड नोट्स में मिल जाएगी, जहाँ पर लगभग ये जो है मैं कह सकता हूँ 200 से अधिक एक्ट को कवर किया गया है। और वो सारे एक्ट बार बार जो है हर बार 10 से 15 एक्ट पूछे जाते हैं, और इस इन 10-15 एक्ट के माध्यम से दो तीन तीन चार क्वेश्चन बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वही एक्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हमने उनकी कंपाइल पीडीएफ तैयार की है जो आपको मिल जाएगी। तो आप कोर्स परचेज करेंगे तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर मैच करने के लिए आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो 2012 में आया था। लेकिन जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, यहाँ पर कुछ डेट इसकी गलत दी गई है, यहाँ पे 1986 होना चाहिए, तो ये 1986 में आया है। ठीक है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम ये पहली बार 1995 में आया था, और लास्ट बार ये संशोधित होकर 2016 में आया। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम ये 2005 में आया। तो इस प्रकार हम ऑप्शन को जब देखेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो अपने आप स्वतः सामने आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, ये पेयर होता है 4 के साथ। और यहाँ पर केवल पहला ऑप्शन ही जो है 1 के साथ 4 जो है पेयर हो रहा है, बाकी सब में जो है डिफरेंट ऑप्शन है। तो इस प्रकार हमें सही जवाब तुरंत मिल जाएगा अगर हमें एक तो भी पता है। ठीक है। तो इस प्रकार इन सबके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह की महत्वपूर्ण पेड पीडीएफ पाने के लिए आप जो है इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट के लिए आप हमारे नंबर पे जो है मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।